नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उद्योगपति गौतम अडानी ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों से लाभ उठाने के आरोपों का पूरी तरह खंडन किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता की कहानी को किसी एक राजनीतिक नेता से नहीं जोड़ा जा सकता है। उन्होंने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अडानी समूह की यात्रा 3 दशक से भी पहले शुरू हुई थी, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। चूंकि मैं और पीएम मोदी एक ही राज्य से हैं, इसलिए आरोप लगाना आसान है। ये आरोप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। कई लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि अडानी समूह की सफलता की कहानी राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी, जब उन्होंने पहली बार एक्जिम यानी कि निर्यात आयात नीति को उदार बनाया था। अडानी ने कहा कि राजीव गांधी के समय में एक उद्यमी के रूप में मेरी यात्रा कभी भी रुकी नहीं। हम सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ते गए। अडानी ने कहा कि दूसरा सबसे बड़ा फायदा मुझे 1991 में मिला, जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने व्यापक आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। कई अन्य उद्यमियों की तरह मैंने भी उन सुधारों का फायदा उठाया। अडानी कहते हैं कि कारोबारी जिंदगी में तीसरा महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1995 में बीजेपी के केशुभाई पटेल गुजरात के सीएम थे। उनकी नीतियों की वजह से मैंने मुद्रा में अपना पहला बंदरगाह स्थापित किया। अडानी ने कहा कि मेरी कारोबारी जिंदगी का चौथा मोड़ 2001 में आया, जब नरेंद्र मोदी भाई गुजरात के सीएम बने। उन्होंने विकास की नीतियां बनाई और लागू की। गुजरात के हालात बदले और कारोबार के हालात भी बदले। उद्योगपति गौतम अडानी ने इंटरव्यू में बैंकों से मिले कर्ज और उन्हें चुकाने पर उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। अडानी ने इंडिया टुडे से कहा कि मेरे समूह की कुल उधारी में भारतीय बैंकों का एक्सपोजर केवल 32% है। लोग तथ्यों की सच्चाई पता किए बिना चिंता जताते हैं। तथ्य ये है कि 9 साल पहले हमारे कुल कर्ज में से 86% भारतीय बैंकों का उधार था, लेकिन अब हमारे कुल उधार में भारतीय बैंकों का जोखिम घटकर केवल 32% के स्तर पर आ गया है। समूह की 50% उधारी अब अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड के जरिए है। जैसा आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर सारी रिसर्च और जानकारी हासिल करने के बाद ही कुछ खरीदते हैं। इस तरह गौतम अडानी ने साफ कर दिया कि भारतीय बैंकों से कर्ज लेकर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और जब मुनाफा बढ़ रहा है तो कर्ज चुकाए भी जा रहे हैं। बता दें, अडानी के कारोबार के बढ़ने और उनके तौर तरीकों पर वर्षों से सवाल उठते रहे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अडानी समूह पर कर्ज को लेकर उठता रहा। हालांकि अडानी ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। बता दें, 9 दिसंबर को प्रतिष्ठित अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खोजपूर्ण रपट गौतम अडानी के धंधों पर प्रकाशित की थी, जिसका शीर्षक है कैसे राजनीतिक इच्छा शक्ति एक अरबपति कोयला कारोबारी और उसके गंदे फॉसिल फ्यूल का पक्ष लेती है। दरअसल यहाँ पर फॉसिल फ्यूल को अडानी के गलत धंधे के रूप में इस्तेमाल किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट की इस स्टोरी में विस्तार से कोयला कारोबार में घुसने, बांग्लादेश में धंधा शुरू करने, गुजरात सरकार द्वारा अडानी को फायदा पहुंचाने के तथ्यों का जिक्र है। वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट का अडानी समूह की ओर से कोई खंडन आज तक नहीं देखा गया। अलबत्ता अडानी के ताजा इंटरव्यू ने बहुत सारी बातों का जवाब दिया है। 2021-22 में चुनावी ट्रस्टों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए कुल चंदे का 351.50 करोड़ रुपए यानी 72.17% भाजपा को मिला है, जबकि कांग्रेस को टीआरएस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस से भी कम चंदा मिला है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने गुरुवार को ये आंकड़े जारी किए हैं। एडीआर के मुताबिक इलेक्टोरल ट्रस्ट से कांग्रेस को 18.44 करोड़ रुपए मिले, जबकि टीआरएस को 40 करोड़ रुपए, सपा को 27 करोड़ रुपए, आम आदमी पार्टी को 21.12 करोड़ रुपए और वाईएसआर कांग्रेस को 20 करोड़ रुपए मिले हैं। भारत जोड़ो यात्रा से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज 29 दिसंबर को खुद से अलग कर लिया। अब ये और साफ हो गया है कि अखिलेश राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन यात्रा में शामिल होने के मौके पर उन्होंने टिप्पणी बहुत सख्त की है, जिसके दूरगामी राजनीतिक नतीजे हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा से खुद को अलग करते हुए आज गुरुवार 29 दिसंबर को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी की एक अलग विचारधारा है, बीजेपी और कांग्रेस एक ही हैं। पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या उन्हें यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है, जो 3 जनवरी को यूपी में आने वाली है। अखिलेश ने पत्रकारों से कहा, अगर आपके फोन पर निमंत्रण आया हो तो कृपया इसे मुझे भेजें। हमारी संवेदनाएं उनकी यात्रा के साथ हैं, मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला है। एनसीपी के मुखिया और भारत की सियासत के दिग्गज नेता शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत संभव नहीं है। पवार ने कहा कि देश के लिए कांग्रेस की विचारधारा और उसके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पवार ने यह बात पुणे में स्थित कांग्रेस के दफ्तर में आयोजित एक कार्यक्रम में कही।
बता दें बीजेपी के कई नेता कांग्रेस मुक्त भारत की बात कह चुके हैं। पवार ने अपने इस बयान से उन्हें जवाब देने की कोशिश की। पवार ने यह भी कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। सीआरपीएफ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा दिशा निर्देशों के मुताबिक ही की गई और कांग्रेस नेता ने भारत जोड़ो के दिल्ली पहुंचने पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया था। सीआरपीएफ ने कहा कि राहुल गांधी ने साल 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ा है। बता दें कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर कई जगहों पर राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक दिखाई दी थी। के.सी. वेणुगोपाल ने पत्र में लिखा था कि दिल्ली पुलिस उस दौरान बढ़ती हुई भीड़ को नियंत्रित करने और राहुल गांधी के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाए रखने में पूरी तरह फेल साबित हुई। कांग्रेस के पत्र के जवाब में सीआरपीएफ की ओर से कहा गया है कि सुरक्षा इंतजाम तभी बेहतर साबित होते हैं जब सुरक्षा हासिल करने वाला शख्स सुरक्षा को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करता है। सीआरपीएफ ने कहा है कि कई मौकों पर राहुल गांधी की ओर से सुरक्षा को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है और इस बारे में उन्हें समय समय पर बताया भी गया है। राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी हासिल है। दुनिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिस तरह के सख्त कदम उठाए जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लगता है उसकी शुरुआत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को कहा कि 1 जनवरी से चीन सहित 6 देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आना अनिवार्य होगा। मांडविया ने एक ट्वीट में कहा, 1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हें यात्रा से पहले अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। भारत में पिछले एक दिन में यानी बुधवार को कोरोना संक्रमण के 268 मामले सामने आए हैं। इससे पहले मंगलवार को 188 मामले सामने आए थे। एक दिन में कोरोना के 2,36,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। नए मामलों के साथ ही देश भर में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 3,552 हो गए हैं। देश में 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 2 मौतें हुई हैं। ये मौतें केरल और महाराष्ट्र से हुई हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यूपी सरकार ने आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट खुलने पर इस मामले में सुनवाई हो सकती है। राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है। ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कराए जाएं। गौरतलब है कि यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के आरक्षण को लेकर बहस चल रही है। इस बीच बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया। रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल 5 सदस्य होंगे। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा। चुनाव आयोग घरेलू प्रवासी वोटर्स के लिए रिमोट वोटिंग की सुविधा को शुरू करने जा रहा है। इसकी मदद से प्रवासी मतदाताओं को वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपने गृह राज्य आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतदाता कहीं से भी वोटिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इसके लिए आयोग ने एक नई वोटिंग मशीन विकसित की है। ये एक रिमोट पोलिंग बूथ से ही 72 निर्वाचन क्षेत्र का मतदान करा सकती है। ये सुविधा ऐसे मतदाताओं को दी जा रही है जो अपने घर से दूर रहते हैं और उन्हें मतदान देने के लिए अपने गृह प्रदेश जाना पड़ता है। चुनाव आयोग ने इस मशीन के प्रदर्शन के लिए राजनीतिक दलों को आमंत्रित भी किया है। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पुलिस ने चाकू रखने वाले उनके बयान को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रज्ञा के खिलाफ शिवमोगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एच.एस. सुंदरेश की शिकायत पर कोटे पुलिस थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ धर्म के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित कई आरोपों से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें प्रज्ञा ठाकुर ने 25 दिसंबर को हिंदू जागरण वैदिके नाम के संगठन के कार्यक्रम में यह भड़काऊ बयान दिया था। प्रज्ञा ठाकुर ने कार्यक्रम में कहा था, उनके वहां लव जिहाद की परंपरा है, वो प्यार करते हैं तो इसमें भी जिहाद करते हैं, हम भी प्यार करते हैं, ईश्वर से प्यार करते हैं और एक सन्यासी अपने ईश्वर से प्यार करता है। प्रज्ञा ठाकुर ने आगे कहा था, अपने घरों में हथियार रखें और अगर कुछ नहीं है तो सब्जी काटने वाले चाकू की धार तेज कर लें। कोई नहीं जानता कि कैसी स्थिति आएगी। हर किसी को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। अगर कोई हमारे घरों में घुसता है और हम पर हमला करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना हमारा अधिकार है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि जब हमारी सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह और सिर भी अच्छे से कटेंगे। भारतीय वायुसेना ने आज ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल की एक्सटेंडेड रेंज का सफल परीक्षण किया। बंगाल की खाड़ी में Su-30 MKI विमान से लक्ष्य पर सटीक हमला करते हुए मिसाइल ने मिशन उद्देश्यों को हासिल किया।
सुखोई विमान से प्रक्षेपण योजना के मुताबिक हुआ और मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में टारगेट पर सीधा हमला किया। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बता दें, ब्रह्मोस एरोस्पेस एक इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है। बिहार के गया में एक चीनी महिला पुलिस हिरासत में है और वीजा उल्लंघन के कारण उसे वापस भेजा जाएगा। इससे पहले पुलिस को उस पर दलाई लामा की जासूसी करने का संदेह था, जो इस सप्ताह बिहार में कई कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। महिला बौद्ध भिक्षु के वेश में थी। बताया जा रहा है कि वो साल 2020 से ही बोधगया में है। बीच में वो नेपाल भी गई थी। वो चीन में वॉलंटियर के रूप में काम करती थी। पकड़े जाने के बाद बोधगया थाने में उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रथम दृष्टया में किसी जासूसी की बात अभी तक सामने नहीं आई। महिला की उम्र 50 साल है। बता दें, खबर आई थी कि एक चीनी महिला दलाई लामा की जासूसी कर रही है। बिहार पुलिस ने इस चीनी महिला का एक स्केच जारी किया और महिला की तलाश में जुट गई। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर मचे बवाल के बीच अब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को सलाह दी है कि वो फिल्म के गानों समेत जो और बदलाव सुझाए गए हैं उन्हें लागू करें, फिर इसको सर्टिफिकेशन के लिए पेश करें। सीबीएफसी के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा, सीबीएफसी अभिव्यक्ति और दर्शकों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। रिलीज होने से पहले फिल्मों को जो पड़ाव पार करने होते हैं, पठान उन पड़ावों से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की संस्कृति गौरवशाली है, ऐसा कुछ ना परोसा जाए जिससे इसे ठेस पहुंचे। सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाओं के लिए तारीख की घोषणा कर दी। सीबीएसई कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 21 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी, जबकि कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 5 अप्रैल 2023 तक आयोजित की जाएगी। सीबीएसई ने कहा कि अलग अलग एग्जाम के बीच छात्रों को पर्याप्त गैप मिलेगा। गाम्बिया के बाद अब उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि एक भारतीय दवा कंपनी द्वारा निर्मित दवाओं का सेवन करने के बाद देश में कम से कम 18 बच्चों की जान चली गई है। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि मरने वाले बच्चों ने नोएडा स्थित मैरियन बायोटेक द्वारा निर्मित डॉक-1 मैक्स सिरप का सेवन किया था। मंत्रालय ने दावा किया है कि अब तक सांस की गंभीर बीमारी वाले 21 में से 18 बच्चों की मौत डॉक-1 मैक्स सिरप लेने के कारण हुई है। बता दें, कुछ महीने पहले ही गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। गाम्बिया में बच्चों की मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा भारत की एक दूसरी फार्मा कंपनी मेडेन फार्मास्यूटिकल्स को लेकर आगाह किया गया था। भारत में बने कफ सिरप के सेवन से गाम्बिया में कथित तौर पर बच्चों की मौत के बाद अब उज्बेकिस्तान में भारतीय दवा के सेवन से मौत की शिकायत से खलबली मची है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में निर्मित दवा कंपनियां मानकों का ध्यान नहीं रख रही हैं। गाम्बिया के मामले में जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेतावनी दी थी, वहीं अब उज्बेकिस्तान के मामले में सहयोग का भरोसा दिया है। इधर भारत में भी इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। द इंडियन एक्सप्रेस ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से लिखा है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की कथित तौर पर एक भारतीय फर्म द्वारा निर्मित खांसी की दवाई से मौत के मामले में जांच शुरू की है। WHO ने ANI के एक ईमेल के जवाब में कहा, WHO उज्बेकिस्तान में स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क में है और आगे की जांच में सहायता करने के लिए तैयार है। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से 18 बच्चों की मौत के मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मौतें 2 महीने के दरमियान हुई और उज्बेकिस्तान के अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से भारत के सामने इस मुद्दे को नहीं उठाया है। लेकिन प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमारे दूतावास ने उज्बेक से संपर्क किया ताकि उनकी जांच से जुड़ी जानकारियां मिल सकें। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि उज्बेकिस्तान के अधिकारियों ने कुछ लोगों के खिलाफ जांच शुरू की है। इनमें कंपनी के वहां के लोकल प्रतिनिधि शामिल हैं। पाकिस्तान में पीपुल्स पार्टी की सांसद कृष्णा कुमारी ने आज 29 दिसंबर को किए गए ट्वीट में आरोप लगाया है कि सिंध प्रांत के एक गांव में 42 साल की भील महिला दया भील के साथ गैंगरेप करके बेरहमी से हत्या कर दी गई। सांसद कृष्ण कुमारी ने उस गांव में जाकर गांव वाले से मुलाकात की और इंसाफ का भरोसा दिलाया। भारत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमारे पास इस खास घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन भारत कहता रहा है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित किए जाएं। पाकिस्तान के मीडिया ने भी शर्मनाक घटना की खबर छापी है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सिंध के संघर जिले में दया भील का उसका सिर और स्तन काटने से पहले उसके साथ गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने यहाँ तक कि उसकी लाश और कटे हुए सिर को गेहूं के खेत में फेंकने से पहले उसके सिर की खाल तक उतरवा दी। बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से इजरायल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने गुरुवार को एक बार फिर से PM पद की शपथ ली।
उन्होंने छठी बार अपनी सरकार इजराइल में बनाई है। बता दें, नेतन्याहू देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 2009 से 2021 तक और 1990 के दशक में भी ये पद संभाला है। हालांकि उनके विरोध में पूरी तरह से एकजुट 8 दलों के गठबंधन ने उन्हें पिछले साल कार्यकाल से बाहर कर दिया था, लेकिन वो एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।